वेलकम टू जीरो IAS। माय नेम इज़ राहुल बर्नवाल। हम लोग पॉलिटी का लक्ष्मीकांत डिस्कस कर रहे थे 6th एडिशन, जिसमें हम लोगों ने 9 से 10 टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम लोग सिटीजनशिप करेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू जीरो IAS। देखिए कि जिस तरह मॉडर्न डेमोक्रेटिक कोई भी देश में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है सिटीजन और दूसरा होता है नॉन सिटीजन। मतलब वो या तो वो देश का नागरिक है या देश का नागरिक नहीं है। मतलब कुछ ध्यान से देखिए, कोई भी कंट्री होगा उसमें जो भी लोग होंगे वो लोग 2 टाइप के होंगे। एक होगा सिटीजन जो उस देश का नागरिक होगा, और दूसरा होगा नॉन सिटीजन जो उस देश का नागरिक नहीं होगा। इसको एलियन भी बोलते हैं। तो जो एलियन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है फ्रेंडली एलियन और दूसरा होता है इनेमी एलियन। फ्रेंडली एलियन मतलब क्या? ऐसा आदमी जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उस देश के साथ, वो आदमी जिस देश का है उस देश के साथ भारत का जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्या है, फ्रेंडली है। उसको हम बोलते हैं फ्रेंडली एलियन। इनेमी एलियन मतलब ऐसा नागरिक जो किसी दूसरे देश का है, ऐसा आदमी जो दूसरे देश का नागरिक है और वह देश भारत के साथ उसका युद्ध हो चुका है, वार में है। जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965-62 में, 71 में कारगिल हुआ था। तो उस समय वहाँ के लोग जो है कैसे हैं, इनेमी एलियन है। तो अब जाहिर सा बात है कि जो फ्रेंडली एलियन होगा उसको अधिकार मिलेगा बहुत हद तक, अच्छा अधिकार। लेकिन जो इनेमी एलियन होगा उसका अधिकार कम होगा। उसको हम लोग अरेस्ट भी कर सकते हैं, उसको हम लोग डिटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। तो मैंने बता दिया फ्रेंडली एलियन इनेमी एलियन के बारे में। तो देखिए, जो एनिमी एलियन होता है उसको राइट्स कम मिलता है। जैसे आर्टिकल 22 उसका नहीं है। आर्टिकल 22 क्या है? फंडामेंटल राइट है, जो सिटीजन को अधिकार देता है कि उसका अरेस्ट और डिटेंशन होने के लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है। ठीक, तो वो उसको नहीं है। भारत का जो संविधान है वो कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही देता है, फंडामेंटल राइट्स। जैसे याद रखिएगा, सिंपल समय तो ऐसे याद करता हूँ, 15, 16, 19, 29, 30 याद कर लीजिए, याद फ़ोन नंबर के रूप में 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसके आधार पे? रिलीजन, सेक्स, कास्ट, ठीक है, ये सब के आधार पे। प्लेस ऑफ बर्थ उसके आधार पे। 16 क्या बोलता है? पब्लिक नौकरी में सरकार भेदभाव नहीं करेगा। 19 क्या बोलता है? स्वतंत्रता है बोलने का। 29 क्या बोलता है? और 30 क्या बोलता है? ये सब माइनॉरिटी के लिए अधिकार है, ठीक है। इसमें क्या है, अपना सभी लोगों को अपना कल्चर, अपना जो भी सिंबल्स है वो सबको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, अपना स्क्रिप्ट का, लैंग्वेज का। और 30 क्या बोलता है? एजुकेशनल, जो माइनॉरिटी है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है। बाकी जितने आर्टिकल बचे फंडामेंटल राइट में वो सभी किसके लिए है? दोनों के लिए है, सिटीजन के लिए भी और जो सिटीजन नहीं है, मतलब एलियन के लिए भी है। लेकिन एलियन में भी देखें, हम लोग देखें फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। तो कुछ अधिकार फ्रेंडली एलियन को है और कुछ अधिकारों से एनिमी एलियन को डिप्राइव कर दिए, मतलब वंचित कर दिए हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो सिटीजन को अधिकार मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो क्या है? आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। इसके अलावा सिटीजन को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार है, सिटीजन्स को ही सिर्फ इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सिटीजन ही देश का राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जज बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल बनता है, एडवोकेट जनरल बनता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है और उसका कार्यकाल कितना होता है, ये बताइएगा। सिटीजन्स को अधिकार तो है ही, लेकिन उसकी कुछ ड्यूटी भी है। जैसे टैक्स देना उसका ड्यूटी है, हमारे झंडे का जो सम्मान करना ड्यूटी है, राष्ट्रगान का सम्मान करना ड्यूटी है, देश का डिफेंड करना ड्यूटी है। तो भारत में चाहे वो कोई भी नागरिक हो, चाहे वो बर्थ के द्वारा नागरिक बना है, जन्म के द्वारा, या नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिक कारण से नागरिक बना है,
वो राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब कंडीशन ये है कि वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। किसी भी वे में हम लोग देखेंगे कि भारत का नागरिक आप 5 तरह से बन सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से बने पाँचों में से वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ये है कि सिर्फ और सिर्फ वही आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाएगा जो अमेरिका में जन्मा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए संविधान में कुछ प्रोविज़न है सिटीजनशिप को लेके, याद रखिएगा पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो ये जो प्रावधान है वो परमानेंट नहीं है और वो इलाबोरेट भी नहीं है, कम्प्रिहेंसिव भी नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वही बोला था कि कौन कौन सा नागरिक हो पाएगा, सिर्फ इसके बारे में एक ही चीज़ बोला था कि जब संविधान हम लोग का कमेंस हुआ, जब लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो उस समय भारत का कौन कौन नागरिक बन पाएगा, बस यही बोला, ठीक है। बाकी सब चीज़ किस पे छोड़ दिया, पार्लियामेंट पे छोड़ दिया कि किस तरह से, और अगर किसी को नागरिकता चाहिए या किसी का नागरिकता छीनना है, लेना है, तो उस सबका अधिकार दे दिया गया पार्लियामेंट को, ठीक है। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही बोला कि 26 जनवरी 1950 के डेट को कौन कौन आदमी भारत का नागरिक था या बन पाएगा। उसके बाद क्या कोई कौन नागरिक बन पाएगा कौन नहीं बन पाएगा वो सब चीज़ छोड़ दिया पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट कानून बना के, सिटीजनशिप एक्ट बना के उसको बताएगा कि कौन नागरिक बन सकता है और किस तरह से पब्लिक का नागरिकता जा सकता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि जो 26 जनवरी 1950 को कौन कौन नागरिक था। तो देखिए 4 तरह के लोगों को वो भारत का नागरिक उस समय बोला था। पहला, जो आदमी इंडिया में डोमिसाइल था, मतलब इंडिया में जो रह रहा था 26 जनवरी 1950। याद रखिए कट ऑफ डेट कितना है, 26 जनवरी 1950, जो कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि जिसके अंडर सिटीजनशिप दिया था कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने। फिर दूसरा आदमी कौन सिटीजनशिप हुआ था उस समय, जो आदमी माइग्रेट किया था पाकिस्तान से। ये इंडिया है, इंडिया हमेशा हंसते रहता है, और ये है पाकिस्तान। तो जो आदमी माइग्रेट करके पाकिस्तान से आया था 26 जनवरी 1950 तक, वो भारत का नागरिकता बन पाएगा, ये था ये। तीसरा है जो आदमी माइग्रेट किया था पाकिस्तान से लेकिन बाद में आ गया इंडिया। तो ये माइग्रेट किया था कौन आदमी, पाकिस्तान के शुरू में चला गया था, फिर वापस इंडिया आ गया। ये हो गया तीसरे टाइप के लोग, ठीक है, ये वाला सी। और चौथा आदमी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो PIO बोलते हैं। कोई आदमी है PIO कौन होता है, जो इंडियन ओरिजिन का था, जिसके बाप दादा किसी समय में भारत के नागरिक थे, लेकिन वो आदमी उसी का पोता था या उसका बेटा कोई भी होगा, वो अब किसी दूसरे देश में रह रहा है, तो वो भी भारत का नागरिक 26 जनवरी 1950 तक बन पाता था। इसी को 4 कंडीशन को बोला गया था संविधान के द्वारा। बाकी चीज़ को छोड़ दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के आधार। बाकी चीज़ को संविधान ने किस पे छोड़ दिया, पार्लियामेंट में। ये पार्लियामेंट कानून बना के रेगुलेट करे कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और किस तरह से भारत का नागरिकता जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रावधान है कि कोई भी आदमी, ठीक है, अगर भारत का वो नागरिक बनना चाहता है, तो अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिकता को एक्वायर करता है तो उसका भारत का नागरिकता चल जाएगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि जो नागरिकता का जो प्रावधान होता है उसको रेगुलेट करने का, ठीक है। वो नागरिकता ले भी सकता है, दे भी सकता है। एक्विजिशन मतलब होता है आपको नागरिकता किस आधार पर मिलेगा, टर्मिनेशन मतलब होता है किस आधार पर आपका नागरिकता टर्मिनेट किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट कौन बनाया था, पार्लियामेंट ने। कि इसमें क्या लिखा है कि किस तरह से भारत को नागरिकता मिलेगा और किस तरह से नागरिकता छीन सकता है। तो इसको अमेंडमेंट हुआ है 2003 में जो है। देखिए पहले क्या होता था, एक कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी मिलता था, भारत का संविधान कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप देता था। अब आपको क्वेश्चन आता है माइंड में होगा, कॉमनवेल्थ क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, करप्शन हुआ था। गेम्स भी होता है इंडिया में, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारा करप्शन हुआ था, ठीक है। हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ हुआ। तो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, कॉमनवेल्थ मतलब होता है वो सारे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के द्वारा शासन किए गए, जहाँ जहाँ ब्रिटेन का शासन था, जैसे इंडिया, ठीक है ना, और भी जो देश थे जहाँ पे ब्रिटेन का शासन था, उनके ग्रुप को कॉमनवेल्थ बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहले भारत का जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा 1955 में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी देता था, लेकिन 2003 के एक्ट के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया कि अब भारत का जो पार्लियामेंट है वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप नहीं देता, ये ख़त्म कर दिया गया। तो किस तरह से हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं, संविधान के आधार पे नहीं, संविधान के आधार पे तो हम लोग पहले ही देख लिए 4 तरह का।
जो सिटीजनशिप एक्ट है वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है कि 5 तरह का सिटीजनशिप है। जैसे मिल सकता है आपको बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे, डिसेंट। डिसेंट मतलब आपके बाप दादा या किसी के बाप दादा जो है भारत का नागरिक थे तो उसका डिसेंस है, उसका मतलब हम लोग वंशज हैं तो आधार पे ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के आधार पे ले सकते हैं, हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं यार, ठीक है। नेचुरलाइज रजिस्टर मतलब हम लोग फॉर्म भरेंगे और रजिस्टर करेंगे, हम भारत का नागरिकता बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आप फुलफ़िल करेंगे तो आपको नागरिकता मिल सकता है। नेचुरलाइजेशन मतलब आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, जब भारत सरकार को लगे कि फलाना आदमी का योगदान भारत के में बहुत है या ये बहुत अच्छा आदमी है, तो जैसे उसको नेचुरलाइजेशन के द्वारा मिल सकता है। फिर अगला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए कोई ये इंडिया है, ठीक, इंडिया ने कल को मान लीजिए कराची को कैप्चर कर लिया, तो यहाँ के जो नागरिक जो थे वो पहले पाकिस्तान के थे, तो इंडिया ने जब कैप्चर कर लिया तो यहाँ के सभी लोगों को भारत का नागरिकता नहीं मिल जाएगा। भारत का संविधान डिसाइड करेगा, भारत का जो पार्लियामेंट होगा, इंडियन पार्लियामेंट, वो डिसाइड करेगी कि किन किन लोगों को इंडिया का सिटीजन देना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर टेरिटरी इनकॉर्पोरेट लिए हैं, कैप्चर किए हैं, तो फिर यहाँ के लोगों का क्या होगा, यहाँ के लोगों को नागरिकता क्या मिलेगा, वो भारत का संसद डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो जन्म के आधार पे तो याद रखिएगा, आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है 5 तरह का तरीका जिससे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप। ये गलत होगा। कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता नहीं है। कौन बताता है? पार्लियामेंट बताता है भाई, ये एक्ट। इसके बाद पार्लियामेंट सिर्फ तो जो 26 जनवरी 1950 में कौन बन पाएगा वो बताया था, लेकिन बाद में अब क्या होगा, बर्थ के आधार पे ये सब कौन बताया, सिटीजनशिप एक्ट बताया। तो बर्थ के आधार पे आपको ये सब डेट वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, आपको सिर्फ ये जानना है जो फॉरेन डिप्लोमेट होते हैं, बाहर विदेशी जो राजदूत होते हैं जो इंडिया में पोस्टेड होते हैं, अगर उनके बच्चे को बर्थ के आधार पे, तथा जो इनेमी एलियंस हैं वो बर्थ के आधार पे भारत का नागरिकता नहीं दे सकते। मान लीजिए अमेरिका का कोई राजदूत इंडिया में पोस्टेड है, उसका यहाँ पे बच्चा हुआ, तो वो बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि हम भारत में जन्मे हैं तो हमको भारत का नागरिकता दो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। प्लस कोई अगर इनेमी एलियन है जिसके साथ इंडिया का युद्ध है और उसका बच्चा इंडिया में अगर पैदा हुआ तो ये नहीं बोल सकता हमको भारत का नागरिकता जन्म के आधार पे दो, ठीक है। दूसरा है डिसेंट के आधार पे, मैंने बता दिया, अगर किसी के पूर्वज जो है इंडिया में अगर जन्म लिए थे तो हम लोग उनके क्लेम कर सकते हैं कि हमको भी भारत का नागरिकता मिलना चाहिए। उसके लिए कुछ कंडीशन है, ये डेट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला है किस रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम लोग भारत का नागरिकता ले सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम एप्लीकेशन रख सकते हैं, क्या रजिस्टर कर सकते हैं कि हमको भारत का नागरिकता जो है चाहिए, लेकिन कंडीशन यही है कि आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। इलीगल माइग्रेंट मतलब आप गैर कानूनी तरफ से भारत में घुसे ना हो, ये चीज़ है। उसके बाद आप कंडीशन ये है कि आपको 7 साल भारत में जो है, जब आप मान लीजिए मैं आज रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ कि हमको भारत में रहना है, ठीक है ना, तो हमको रजिस्ट्रेशन करने के 7 साल पहले तक इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आज हम रह रहे हैं, इंडिया में रहना चालू किए, तो 7 साल कंटिन्यूसली रहिए, उसके बाद अब आप अप्लाई कर सकते हैं भारत के नागरिकता के लिए। ये पॉइंट ये बतला है, ये याद रखिएगा। उसी तरह किसी आदमी का शादी हुआ है, ठीक है ना, तो उसको भी 7 साल रहना पड़ेगा भारत में, उसके बाद वो भारत का नागरिकता जो है लेने के लिए रजिस्टर कर सकता है। तो जो भी आदमी, और उसके बाद कुछ कंडीशन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दिए। तो जो भी आदमी अगर रजिस्टर करके अगर भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसको संविधान को पालन करने के लिए एक शपथ लेना पड़ेगा कि हम भारत का जो है सम्मान करते हैं संविधान का, ठीक। उसके बाद नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिकरण टाइप से, इसमें कुछ आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। अगर भारत के पार्लियामेंट को लगेगा या भारत सरकार को लगेगा कि कोई आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है या बहुत अच्छा आदमी है, तो भारत उसको प्राकृतिक रूप से जो है ना स्वीकार कर सकता है कि फलाना आदमी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम इसको भारत का नागरिकता जो है देते हैं। इसके लिए आपको कुछ रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको कुछ नॉलेज वॉलेज का जो है 8 शेड्यूल जो है, 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में चेंज में, और 8 शेड्यूल में हम लोग कितने बार अमेंडमेंट किए हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। पहले कितने लैंग्वेज थे और कौन कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुआ, और 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेकिन ये सब जो कंडीशन है कि 7 साल रहना चाहिए भारत में, उसके बाद देंगे, या शादी के बाद 7 साल बाद उसको रहेंगे तब मिलेगा, या उसको नॉलेज होना चाहिए 8 शेड्यूल का, ये कंडीशन को अगर चाहे तो भारत सरकार का जो है इसको छोड़ भी सकता है, ठीक है ना, ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है।
अगर भारत सरकार को लगेगा कि कोई आदमी ने साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो ये सब कंडीशन वो उस पर लागू नहीं करेगी सरकार, ठीक। वो सरकार के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, कोई भी नेचुरलाइजेशन के द्वारा अगर सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको भी एलिजेंस, जो संविधान को मानने का ऐसा शपथ लेना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बता दिया, कोई विदेशी जो है एरिया भारत का अगर पार्ट बनता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, कौन कौन नागरिक हो गए, ये भारत का सरकार डिसाइड करता है, भारत सरकार, ठीक। उसके बाद देखिए, जिस तरह से सिटीजनशिप एक्ट ने 5 तरह से हम लोग को सिटीजनशिप लेने का बात बोला था, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या था दोस्तों बताइए तो, नेचुरलाइजेशन, और फिर क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। उसी तरह भारत का संविधान 3 तरह से सिटीजनशिप खोने का भी प्रावधान रखा है। वो है आपके रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। बहुत सिंपल सा चीज़ है। रिनंसिएशन का मतलब छोड़ना। जब मान लो कोई आदमी बोलेगा कि हम भारत का नागरिकता छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सरकार उसके रजिस्ट्रेशन को अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो वो तो उसका भारत का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि आप रजिस्ट्रेशन उस समय नहीं कर सकते जब भारत में युद्ध चल रहा हो, ठीक। दूसरा, अगर कोई आदमी भारत का नागरिकता छोड़ता है तो उस समय उसके जो माइनर्स होंगे उसका भी नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। माइनर का मतलब 18। मान लो कोई आदमी है, कोई आदमी है, उसका एक बच्चा है जो 18 साल से कम है, तो जब इसका नागरिकता चला जाएगा रिनंसिएशन के द्वारा, ये अपना नागरिकता अगर छोड़ देगा भारत का, तो उसका बच्चा जो माइनर है उसका भी नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो इसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो भारत का नागरिकता ले सकता है, ठीक है। अगला है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब कोई आदमी मान लो जानबूझ के किसी दूसरे देश का नागरिकता को ले लेता है, जानबूझ के। इसने क्या किया, इसने बोला कि हम भारत का नागरिकता छोड़ना चाहते हैं। इसमें टर्मिनेशन मतलब कोई आदमी जानबूझ के अगर भारत का दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो इंडिया उसको अपना नागरिकता से हटा देगा। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान हमेशा सिंगल सिटीजनशिप पे करता है। भारत एकल नागरिकता को मानता है। भारत में सिर्फ एक तरह के नागरिक हो सकते हैं। अगर कोई आदमी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसको इंडिया का नागरिकता ऑटोमेटिकली सरकार टर्मिनेट कर देगी। डिप्रीवेशन, तो डिप्रीवेशन और टर्मिनेशन एक ही जैसा है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें कंपल्सरी टर्मिनेशन, इसमें तो सरकार के थोड़ा डिपेंड करता है कि होगा या नहीं होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेशन तो हो गया, समझ गए, लेकिन ये कंडीशन नहीं लगेगा जब भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है तब। उस समय कोई, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और कोई आदमी बोले कि नहीं हम जा रहे हैं और उस समय वो अगर चाइना का सिटीजनशिप ले ले, तो चूँकि इंडिया क्या बोलता है कि हम सिंगल सिटीजनशिप में विश्वास करते हैं और कोई देश अगर दूसरे देश का नागरिकता लेता है तो इंडिया का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी चूँकि युद्ध चल रहा है तो वो किसी दूसरे देश का नागरिकता नहीं ले सकता और उसका भारत का नागरिकता ज्यों का त्यों रहेगा युद्ध के कंडीशन में, ठीक। डिप्रीवेशन मतलब अगर आप मान लीजिए फ्रॉड तरीक़ा से धोखाधड़ी करके भारत का नागरिक बने हैं, या आप संविधान का जो है मतलब इज्जत नहीं करते हैं, या आपने इनेमी एलियन के साथ युद्ध में उसकी मदद की है, या आप जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, शादी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता लेने के लिए रजिस्टर किए हैं और नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर 2 साल तक अगर जेल में है, मान लीजिए, इस कहने का मतलब ये है कि आपको आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, आज, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके नेक्स्ट 5 ईयर में अगर 2 साल आपने जेल में रहे, 2 साल के लिए आपको जेल मिला, या आपने नेचुरलाइजेशन किया के तहत आपको सिटीजनशिप मिल गया और नेक्स्ट 5 ईयर में, अगले 5 साल में आपने 2 साल अगर जेल में रहे तो आपका नागरिकता ख़त्म कर देगी सरकार, ठीक है। नॉर्मल केस है यार, आप भारत का नागरिक ले रहे हो, जेल में ऐसा कुछ कुकर्म कर रहे हो जो जिसमें आपको पनिशमेंट मिल रहा है, 2 साल का जेल मिल रहा है, तो आपको भारत का नागरिकता नागरिक बनने का लायक होना ही नहीं चाहिए, इसलिए भारत सरकार आपको हटा देगी नागरिकता से। समझ में आया? अगर कोई आदमी भारत से बिना बताए 7 साल लगातार रह रहा है तो वो भी जो है बिना बताए, याद रखिएगा, तो उसके भी भारत का नागरिकता सरकार ख़त्म कर देगी। तो भारत का जो नागरिक संविधान है फेडरल ज़रूर है। अब देखिए, फेडरल का मतलब मैंने बताया था, फेडरल का मतलब ये होता है कि संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर डिवाइड होता है सेंटर में, स्टेट में और सेंटर में। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर, शक्ति को डिवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी पावर मिलेगी, स्टेट को कौन सी मिलेगी। जिस प्रकार सेंटर में हमारे पास पीएम है उसी तरह स्टेट में हमारे पास सीएम है, पावर डिवाइडेड है। जिस तरह यहाँ पे प्रेसिडेंट है
उसी तरह स्टेट में क्या है, गवर्नर है। जिस तरह यहाँ पे हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसी तरह राज्यों के लेवल पे क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है। जिस प्रकार यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है, स्टेट पे यहाँ पे क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है। जिस तरह यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है, उसी तरह यहाँ पे क्या है, एडवोकेट जनरल है। तो आपने देखा ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड किया सेंटर और स्टेट में, इसीलिए भारत के संविधान को फेडरल बोलते हैं। ठीक, फेडरल जरूर है, लेकिन भारत का संविधान जो है सिंगल सिटीजनशिप को विश्वास रखता है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो नागरिक है सिर्फ और सिर्फ सेंटर के प्रति दायित्व है, याद रखिएगा, सिर्फ सेंटर के प्रति दायित्व है, स्टेट के प्रति दायित्व नहीं है उनका, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में चूँकि 2 संविधान है, तो वहाँ का नागरिक जो है सेंटर के प्रति भी दायित्व उनका है और स्टेट के प्रति भी उनका दायित्व है, क्योंकि वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। ठीक, तो हमारे पास जो सिंगल सिटीजनशिप है, इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी आदमी, कोई भी राज्य का हो, उसको सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट मिलता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। चाहे वो झारखंड का हो या बिहार का हो या साउथ इंडिया का हो या नॉर्थ का हो या केरल का हो कि बंगाल का हो, कहीं का भी हो, महाराष्ट्र का हो, उसको भारत का अगर वो नागरिक है तो उसको सेम सिविल और पॉलिटिकल राइट मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, सब जगह होता है ना, एक्सेप्शंस है। जैसे आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो रेसिडेंस के आधार पे, कि चूँकि वो किसी राज्य का रेसिडेंट है तो उसके आधार पे नौकरी में जो है रिजर्व कर सकती है। जैसे अगर आप भर रहे हैं हिमाचल प्रदेश और मणिपुर और त्रिपुरा के फॉर्म वॉर्म, तो उसमें जो है सरकार एक रेसिडेंशियल क्राइटेरिया सेट कर सकती है, और वो कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। ठीक, इसके अलावा रेसिडेंस के आधार पे, ठीक है ना, आर्टिकल 15 में सरकार क्या लिखा है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी, किसके अगेंस्ट, किसके आधार पे, तो धर्म, जाति, ठीक है, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहाँ जन्मा, रेसिडेंस के आधार पे कर सकती है, ठीक है ना। इसीलिए जो है स्टेट, कोई राज्य जो है शिक्षा में अपने देश, अपने राज्य का जो रेसिडेंट होता है उसको फ़ी में छूट देती है। ठीक, उसी तरह हमारे पास आर्टिकल 19 के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है कि हम मूव नहीं कर सकते हैं, खासकर जो शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया है, क्योंकि वहाँ पे उनका कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह, ठीक, तो इस तरह से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप को स्वीकार करता है, जो हम लोग मैच करता है कनाडा से। कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग को यूनिफॉर्म राइट देता है कुछ केसेस में, जो हमने ऊपर देखा। तो इस तरह से दोस्तों, उसके बाद ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, बहुत इसमें मतलब बहुत नंबर वंबर है, और नंबर यूपीएससी उतना फोकस नहीं करता है। यूपीएससी याद रखिएगा हमेशा कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है ज़्यादातर, वो न्यूमरल नंबर की तरफ, जो क्वेश्चन में बहुत सारा नंबर वंबर हो वो जनरली जो है नहीं पूछता है। अगर यूपीएससी पूछता है भी नंबर वाला क्वेश्चन, तो जनरली वो नंबर जो ऑप्शन में देता है वो गलत होता है। ठीक है, जब हम देखेंगे, एक बार यूपीएससी ने पूछा था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें उसका कॉर्पस था 40,000, उसने ऑप्शन में दे दिया 4 लाख, ये हुआ गलत। तो ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसमें वो नंबर को गलत देता है, क्योंकि यूपीएससी आपको चेक कर रहा है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। ये कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे पूछेगा कि रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, ठीक है। ये कोई रेलवे ग्रुप डी का पेपर नहीं है, समझे, ये आपका यूपीएससी का पेपर है। वो आपको ब्यूरोक्रेट बनाना चाह रहा है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है, वो नंबर की तरफ नहीं मूव करता, और नंबर देता भी है जनरली वो गलत होता है, और या कोई एब्रप्टली कोई अलग सा नंबर दे देगा जो जनरली गलत होता है, ठीक, लेकिन हमेशा गलत नहीं होगा। उसी तरह ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट, आपको जानना नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, ये भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब उसके बाद काम का चीज़ है, जितना काम का था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट है NRI PI OC है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी नहीं है, मेंस में तो पूछता ही नहीं ये सब कुछ। तो इस तरह से दोस्तों जो सिटीजनशिप का चैप्टर था उसमें वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है फंडामेंटल राइट। इसके पहले देखते हैं क्या क्या और चीज़ मुझे कंप्लीट करना होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आपका चैनल का नाम है जीरो IAS, ठीक है। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इसका जो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे इसका आपको वो है, देखिए ये जीरो IAS का ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है। इसमें आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो इसमें देखिए मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मैं कौन हूँ,
किसी भी को विश्वास करने से पहले उसके बारे में जानिए कि वो लड़का क्या है, ठीक है। तो आप मेरे बारे में जानिए कि मैं क्या हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है PT 365 विजन का पॉलिटी को देख सकते हैं। अभी मैंने 3 लेक्चर ले लिया है, ठीक। उसके बाद आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, तो मैंने अभी तक 20 to 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, ठीक है। प्रीलिम्स 2023 को कैसे निकालें, आपको पता चलेगा, एक अलग सा इंसाइट मिलेगा कि किस तरह से आप प्रीलिम्स को कम मेहनत करके और टारगेट वे में पढ़ के निकाल सकते हैं। तो इसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो मृणाल सर का है PDF है 1000 पेज का, तो अभी तक मैंने उसमें 8 लेक्चर ले लिया है। डेली आपका 1 से 2 लेक्चर अपडेट होता है, तो उसको ज़रूर देखें। उसके बाद देखिए पॉलिटी का लेक्चर मैंने फाइनेंस कमीशन पढ़ा दिया। देखिए मिनट, देखिए कितना कम मिनट में पढ़ाया है और एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। ये नहीं कि आपको कम समय में ऊपर उड़ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक। प्रियम्बल को पढ़ाया 14 मिनट में। पार्लियामेंट को देखिए, इलेक्शन कमीशन मात्र 11 से 12 मिनट में। फंडामेंटल ड्यूटी 12 से 13 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट 34 से 35 आधे घंटे में मात्र। गवर्नर मात्र 25 मिनट 30 मिनट में। संविधान को कैसे चेंज करते हैं अमेंडमेंट मात्र 13 से 14 मिनट में। और बेसिक स्ट्रक्चर मात्र 15-16 मिनट में। यहाँ पे मुझे दिखाना है इसलिए पढ़ा है क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है एकदम अपना टाइम का वेस्ट मत कीजिए। अभी आपके प्रीलिम्स में जो है आज है जो है 21 फरवरी है, तो फरवरी में मेरे पास बचा है 7 दिन। मार्च में बचा है 31 दिन। अप्रैल में बचा है 30 दिन। और जो मई है, मई में मेरे पास 28 मई को पेपर है, तो मान लीजिए 25 दिन। अगर सबको आप जोड़ते हैं 3 3 6 2 8 तो तकरीबन 90 दिन आएगा, ठीक है। 7 1 8 5 13 93 डेज के आसपास आएगा, ठीक है। 93 डेज। 7 1 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 3 6 3 93 डेज आएगा। तो मेरा जो दोस्तों टारगेट है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप एक समय भी 1 मिनट भी आप वेस्ट कीजिए, ठीक है, इधर उधर फालतू चीज़ों में। इसलिए आप टारगेटेड पढ़िए। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ टारगेटेड पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन UPSC पूछता है। जब आप 28 मई को पेपर दे के आएंगे तब मुझे देख के बताइएगा। मैं डिस्कशन करूँगा एक एक क्वेश्चन और बताऊँगा आपको कि मैंने जो अभी से लेकर 25 मई तक जो पढ़ाऊँगा तो उससे कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मेरा जो दोस्तों टारगेट है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपको UPSC प्रीलिम्स 2023 का सभी सिलेबस का अच्छा से मैं कंप्लीट करवा दूं पढ़ा के। उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा अप्रैल में तकरीबन 25 दिन और मई में तकरीबन 20 दिन। तो जो हमारा 45 डेज है दोस्तों, इसमें हम लोग पूरा एकदम मस्ती से प्रैक्टिस करेंगे, पूरा जोश के साथ और पूरा उमंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ प्रीलिम्स का क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेंगे। और मेरा जो टारगेट है दोस्तों 5000 क्वेश्चन MCQ का सॉल्व करेंगे, जिसमें से ये करना बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि 120 क्वेश्चन हम लोग डेली जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरह से दिमाग लगाएंगे और जो भी हमने पढ़ा है किसका नॉलेज का यूज करेंगे। UPSC ये नहीं बोलता है कि आप बहुत पढ़िए, आप पढ़िए लिमिटेड, लेकिन उसको बार बार रिविजन कीजिए और फिर उसको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे और जब तो हम लोग का जो हमने अभी से लेकर अप्रैल तक जो भी पढ़ रहे हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तो हम लोग का माइंड एकदम शार्प होगा। और देखिएगा, और हम लोग का पूरा माइंड जो है, जिस तरह से हम लोग जो है कंडीशनर यूज करते हैं बाल को धोने के बाद, तो क्या होता है, बाल एकदम स्ट्रेट होता है, मस्त हो जाता है। उसी प्रकार शैम्पू क्या है, शैम्पू समझ लीजिए जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अप्रैल तक वो शैम्पू है। और कंडीशन क्या होगा, जब आप MCQ को सॉल्व करेंगे तो ये एक आपका कंडीशनर के रूप में काम करेगा। तो पूरा आपका माइंड जो है कंडीशन हो जाएगा पूरा UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका आप इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे अपनी नॉलेज को UPSC के 28 मई को पेपर को सॉल्व करने में। तो वो तभी होगा जब आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। उस फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए अभी से लेकर जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक का जो लेक्चर होगा वो आपका एक फाउंडेशन का काम करेगा। फिर आप ऊपर से हम लोग उसको गार्निश करेंगे MCQ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें।
और फिर ये जो चैनल है इसका कमाल देखिएगा 28 मई को पेपर को यूपीएससी का सॉल्व करने में। मैं आप लोगों को लाइव क्वेश्चन पेपर जो है जब हम लोग एग्ज़ाम देके ख़त्म करेंगे फिर रात में एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि 100 क्वेश्चन में से मैं गारंटी देता हूँ 60 to 70 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से आएगा। उसका प्रैक्टिकल में यूज करेगा, उसका अप्लाइड में यूज करके आप लोग को दिखाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे आशा करता हूँ कि पूरा लगन और मेहनत के साथ अपने को इस जंग के लिए झोंक दीजिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई करें। आप लोग अपने फैमिली का, अपने पेरेंट का नाम को रोशन करना है, इसीलिए ये रात को बुझे ना और ये उम्मीद की किरण हमेशा जगी रहे। इसी उम्मीद के साथ खूब मेहनत करें, सफलता को प्राप्त करें, यही इच्छा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वर्क वेरी हार्ड सिंसियरली एंड डोंट वेस्ट ए सिंगल टाइम। गुड नाइट, हैव ए हैप्पी डे।